गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मनीष गुप्ता फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। टुडे वी विल स्टडी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी। इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। यानी इस चैप्टर के अंदर जो बताया गया है कि जो हमारी सामाजिक परिवर्तन है या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो रूरल और अर्बन सोसाइटी के अंदर किस तरीके से उसमें परिवर्तन आया, तो उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सिंपली कि इट इज ऑफन सेड दैट चेंज इज द ओनली अनचेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। यानी सामाजिक जो परिवर्तन है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया टाइप है। Anyone living in modern society does not need to be reminded that constant change is among the most permanent feature of our society। कोई भी पर्सन जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर रह रहा है उसको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है कि भाई जो परिवर्तन होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आता जाएगा, क्या क्या उसके अंदर मूलभूत परिवर्तन होंगे। तो ये एक सोसाइटी का जो हमारा है उसका एक परमानेंट फीचर है। यानी जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर टाइम टू टाइम उसके अंदर वेरिएशन आएगा, उन वेरिएशन के बेस के ऊपर चेंजेस सोसाइटी के अंदर आएंगे। और ये चेंजेस कोई आज से नहीं, फ्रॉम एंशिएंट टाइम से ही चलते हुए आ रहे हैं। तो यहां पे कह रहा है कि सोशल चेंज, तो सोशल चेंज की एक जनरल टर्म में लिया जाता है दैट इट कैन बी एंड ऑफन इज यूज्ड टू रेफर टू ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज नॉट क्वालिफाइड बाय सम अदर टर्म्स सच एज इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज। यानी एक आम अवधारणा ली गई है इसकी कि सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे जो भी परिवर्तन आते जाते हैं वो परिवर्तन आपके इकोनॉमिक के बेस के ऊपर भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर भी हो सकते हैं, जो सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बेस के ऊपर भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये चेंजेस जो सोसाइटी के अंदर है वो पर्टिकुलर किसी एक चीज से रिलेटेड नहीं है, कई सारी चीजें जो सोसाइटी के अंदर हमारे साथ में आती हैं उन सबसे ये रिलेटेड है। तो सोशल चेंज डज नॉट इंक्लूड एनी ऑल चेंज। अब जो सोशल चेंज के अंदर हम बात करें तो जो जस्ट लाइक जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आज हम देखते हैं अपने आप को एक मनुष्य, एक मानव सभ्य समाज के रूप में मनुष्य ने अपने आप को एक इंगित कर लिया, सभ्यता के सर्वोपरि उसके ऊपर वो पहुंच चुका है। तो आज हम मनुष्य की जाति के बारे में सोचे कि भाई आखिर में कैसे डेवलप हुई, इसका अस्तित्व क्या था। तो माना जाता है कि भाई जो ह्यूमन है अर्थ के ऊपर करीब 5 मिलियन ईयर्स एगो वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया। अब जो 5 मिलियन ईयर एगो पहले आया तो ऐसा तो नहीं था कि उस समय से सिविलाइज्ड हुआ हो। जब सिविलाइजेशन की बात करें तो जो सिविलाइजेशन आती गई तो करीब उसके अंदर आया कि भाई जो सभ्यताएं हैं वो अस्तित्व के अंदर करीब 6000 ईयर्स एगो आपके उसके अंदर मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है, तो आपकी नाइल वैली सिविलाइजेशन है, कई सारी सभ्यताएं जो डेवलप होती गई समय के साथ खत्म होती गई। तो ये सभ्यताओं का विकास जो होता गया वो करीब कितना टाइम पहले 6000 ईयर्स एगो पहले डेवलप हुआ। अब सिविलाइजेशन चालू होगा तो अब उसके अंदर चेंजेस आए। तो चेंजेस कब से, जो वेरी फास्ट चेंज जो आते गए वो लास्ट 400 ईयर्स से परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन जिसको कहते हैं, ये होता गया। उसके बाद फिर चेंजेस जो आते गए वो किस बेस के ऊपर, यानी और भी परिवर्तन के अंदर चेंजेस के अंदर स्पीड अप हुआ तो लास्ट 100 ईयर्स से, और भी तेज स्पीड की बात करें तो लास्ट 50 ईयर्स से। तो ये रेगुलर प्रोसेस है, तो ये रेगुलर प्रोसेस है। तो उस बेस के ऊपर ये सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते गए। अब ये चेंजेस आपके पॉलिटिकल भी हो सकते थे, इकोनॉमिक भी हो सकते थे, सोशल बेसिस के ऊपर भी हो सकते थे।
तो सोशल चेंज डज नॉट इंक्लूड एनी ऑल चेंज बट ओनली बिग वंस। तो ये सारे चेंजेस को इंक्लूड नहीं करता। जब सोशियोलॉजी के अंदर बात करें भाई सोशल चेंज की, कि जितने भी चेंजेस है सबको इंक्लूड कर, नहीं, केवल बड़े चेंजेस, और बड़े चेंजेस भी उसके जिसका कि समाज के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, यानी बिग चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म थिंग्स फंडामेंटली। द bigness of change is measured not only by how much change it brings about but also by the scale of the change, that is by how large a section of society it affects। यानी बिगनेस जो चेंज है, चेंज के अंदर केवल वो चेंज नहीं कि भाई आप कितना बड़ा चेंजेस लेके आ गए, किस स्केल के ऊपर लेके आ गए। चेंजेस का मतलब है कि आप उस चेंजेस के अंदर सोसाइटी के कितने बड़े हिस्से को आप प्रभावित कर रहे हैं, तो उस बेसिस के ऊपर सोशल चेंजेस का नाम धरा गया। तो इन अदर वर्ड चेंजेस हैव टू बी बहुत इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अब ये जो चेंजेस है वो इंटेंसिव भी हो सकते हैं, एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं, और सोसाइटी के ऊपर एक इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट भी पड़ता है। तो इन चेंजेस के ऊपर कई सारी चीजें डेवलप होती गई। तो इवन आफ्टर दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक सोशल चेंज स्टिल रिमेन्स ए वेरी ब्रॉड टर्म। तो सोशल चेंज को एक बहुत बड़े टर्म के ऊपर लिया जाता है। इसके बाद में जो सोशल चेंज है इसके अंदर किस चीज के ऊपर जोर दिया गया है, अटेम्प्ट टू फर्दर क्वालिफाई इट, यानी इसको क्वालिफाइड जो किया गया, क्लासिफाई जो किया गया सोर्सेज और कॉजेस के ऊपर किया गया है। यानी सोशल चेंजेस जो आ रहा है किस सोर्स से आ रहा है या फिर उसके कॉजेस क्या हैं, जो उस बेस के ऊपर सोशल चेंजेस क्रिएट होता है। बाय इट्स नेचर, अब वो नेचुरल भी हो सकता है, और द काइंड ऑफ इंपैक्ट हैज ऑन सोसाइटी, या फिर सोसाइटी के ऊपर जिस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है उसके थ्रू भी हो सकता है। एंड बाय इट्स स्पीड और पेस, और वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो उसके अंदर आती है किस स्पीड से हो रहा है। कोई जिस स्पीड से चेंजेस आएगा सोसाइटी के अंदर उसका इंपैक्ट उतना ही जल्दी पड़ेगा। कुछ सोशल चेंजेस जो है हमारे बहुत स्लोली डेवलप होते हैं, जो स्लोली डेवलप होते हैं उसके अंदर एक सबसे बड़ा चेंज आया इवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी ये किस तरह से इवॉल्व हुए। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंटिस्ट और सोशलिस्ट गिव देयर व्यूज ऑन दिस काइंड ऑफ चेंजेस। सबसे फेमस जो चेंजेस का इसके अंदर व्यूज आया वो आया चार्ल्स डार्विन का। तो वही कहता है, एग्जांपल इसके अंदर बताया कि इवोल्यूशन इज द नेम गिवन टू ए काइंड ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो आपका ये इवोल्यूशनरी चेंज है बहुत धीरे धीरे चलने वाली एक तरह से प्रोसेस था, और इसको इवॉल्व होने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी लगे। और दिस टर्म वाज मेड फेमस बाय द नेचुरल साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन। यानी इवोल्यूशनरी चेंजेस को सबसे ज्यादा जिसने डिस्क्राइब किया, सही तरीके से किया, वो थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एक थ्योरी दी, हु प्रपोज्ड ए थ्योरी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन के बारे में इसने अभी तक नहीं बताया है। यानी किस तरह से धरती के ऊपर सबसे पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, उसके बाद में धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। तो उस थ्योरी के अंदर साइंटिस्ट ने बताया, और साथ में क्या कहा, और चेंजेस स्लोली ओवर सेवरल सेंचुरीज और इवन मिलेनिया, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये चेंजेस धीरे धीरे चलते रहे। अब बाय अडॉप्टिंग नेचर्स टू नेचुरल सर्कमस्टांसेस, अब ये जो चेंजेस आते गए, अब सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह के जीव जंतु वगैरह जो भी है क्रिएचर्स डेवलप हुए। अब उसके अंदर जो डेवलप हुए उन्होंने नेचुरल सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट किया। तो डार्विन का आइडिया इस चीज के किस चीज सबसे बड़ी चीज इस पर जोर देता है, वो है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी अगर सोसाइटी के अंदर जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, नेचर के अंदर जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर दोज काइंड्स ऑफ पर्सन जो कि उन चेंजेस को एडॉप्ट कर लेते हैं वो तो अर्थ के ऊपर सरवाइव करेंगे, और जो उन चेंजेस को एडॉप्ट नहीं कर पाते धीरे धीरे उनकी स्पीसीज
अर्थ के ऊपर से खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। यानी बड़े बड़े आपके इस अर्थ से पहले कहा जाता है कि डायनासोर अर्थ के ऊपर रहा करते थे, विच आर मोर पावरफुल। किसके कंपैरिजन में? मैन के कंपैरिजन में। तो वो जो डायनासोर इतने पावरफुल थे वो भी अर्थ के ऊपर से खत्म क्यों हुए? क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस आते गए उनको वो अडॉप्ट नहीं कर पाए। जब उनको अडॉप्ट नहीं कर पाए अल्टीमेटली वो खत्म हो गए। आज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप पॉलर बियर को उठा करके लेकर के आए और उसको आपने डेजर्ट एरिया के अंदर छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली वो दम तोड़ देगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है ठंडे उसके कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रहने की, और उसको हमने डाल दिया जहां पर डेजर्ट रीजन के अंदर। तो कैसे पॉसिबल है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा? तो यहां पर भी साइंटिस्ट डार्विन यही कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी ओनली दोज लाइफ फॉर्म्स मैनेज टू सर्वाइव हु आर बेस्ट अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, वो ही सर्वाइव कर। दोज दैट आर अनेबल टू अडेप्ट आर टू स्लो टू डू सो डाई आउट इन द लॉन्ग रन, यानी आने वाले समय के अंदर वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब इसी के अंदर इसने डार्विन ने आगे बताया कि आल्दो डार्विन थ्योरी रेफर टू नेचुरल प्रोसेस के ऊपर बताती है, इट वॉज सून अडेप्टेड टू सोशल वर्ल्ड एंड वॉज टर्म्ड सोशल डार्विनिज्म। अब साथ में सोसाइटी को रेफर करने लगा, यानी इसको जनरली नेचुरल साइंटिस्ट माना गया कि जो चार्ल्स डार्विन नेचुरल साइंटिस्ट है, लेकिन साथ में इसलिए अडॉप्ट क्या किया? सोशल वर्ल्ड को भी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सोशल डार्विनिज्म। ए थ्योरी दैट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टिव चेंजेस, यानी जो चेंजेस सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं उनको आपने एडॉप्ट किया है, उस पर सोसाइटी का क्या इंपैक्ट है, इंसान के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट है, वो चीज को वो बताता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट occurs comparatively quickly even suddenly is sometimes called revolutionary changes। अब ये जो चेंजेस जो सोसाइटी के अंदर इवॉल्व हो रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से भी हो सकते हैं, अचानक भी हो सकते हैं, और इस टाइप के चेंजेस को रिवोल्यूशनरी चेंजेस भी कहा जाता है। अपन मानव अस्तित्व की बात करें कि भाई मानव का अस्तित्व डार्विन के अकॉर्डिंग वो कहता है कहाँ से आया? कि स्टार्टिंग के अंदर भाई सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप हुए, कहाँ पर डेवलप हुए? समुद्र के अंदर हुए, बड़ी बड़ी मछलियाँ बनी उसने। उसके बाद में जो क्या बोलते हैं अर्थ के ऊपर लाइफ डेवलप हुई, अर्थ के ऊपर छोटे मोटे जीव बने, धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस चला उनका। उसके बाद में बंदर, गोरिल्ला, इस टाइप के, और उसके बाद में फिर प्रिमिटिव मैन डेवलप हो पाया। तो ये जो चेंजेस है सोसाइटी के अंदर जो आ रहे हैं, और अब उस बेस के ऊपर धीरे धीरे प्रिमिटिव मैन से एक सिविलाइज्ड मैन, एक स्लोली ऑकरेंस आया। अब जो सिविलाइज्ड हो गया तो उसके बेस के ऊपर सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते गए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस आते गए। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम गए हैं, यानी सोसाइटी मैनेज हो गई, सोसाइटी के ऊपर रूलिंग चलने लग गया, आदमी एक सिविलाइज्ड हुआ, सिविलाइज्ड होने के बाद में पॉलिटिकल चेंजेस आए। तो अर्लियर बिफोर दोज काइंड्स ऑफ पर्सन हु वर मोर पावरफुल दे रूल्ड और गवर्न ऑन द सोसाइटी, वो ही सोसाइटी के ऊपर गवर्न करते थे। धीरे धीरे इसके अंदर भी चेंजेस आता गया। तो व्हेन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी चेंजेस वेरी रैपिडली, यानी पावर किसके पास में रहेगी, ये जब तेजी से चेंज होने लगा, थ्रू द ओवरथ्रो ऑफ ए फॉर्मर रूलिंग क्लास और ग्रुप बाय इट्स चैलेंज। किसके थ्रू? यानी आपके ऊपर रूलिंग क्लास के ऊपर पहले कौन रूल कर रहा है, अब कौन रूल करेगा, और कौन सा ग्रुप पावर में है, कौन सा ग्रुप पावर में नहीं है, उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सारे किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं अपन इस चीज को? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं। अब इसलिए एग्जाम्पल दिया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है कब डेवलप हुई?
ऑकर्ड कब हुई थी? 1789 से 93 में। 1789 से 93 का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज यू हैव रेड अर्लियर बिफोर। फर्स्ट स्टेट, सेकंड estate, third estate, and those kinds of persons who belongs to first and second estate, these kinds of persons ruled on the society, and the common person known as third estate person. तो अल्टीमेटली इन लोगों ने क्या किया कि भाई सारी चीजें हम करने पड़ते हैं, ये रूल हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी चीज रही हो, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आया और जो पावर जो पहले फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास थी वो पावर डिस्टर्ब हो गई, डाइवर्ट हो गई, और किसके पास आई? कॉमन पर्सन के पास से पावर क्रिएट हुई। बट टर्म अब सेकंड जो इसने दिया एग्जांपल 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन आई, अब यहां पर भी सोसाइटी चेंज हो गई। रशियन रेवोल्यूशन के अंदर सोसाइटी जो चेंज हुई वो किस बेसिस के ऊपर? इंडस्ट्रियलाइजेशन और वर्कर के बेस के ऊपर सोसाइटी चेंज हुई। यानी पावरफुल पर्सन से, जो पहले पावरफुल पर्सन थे उनके से पावर ट्रांसफर होकर के पुअर पर्सन के पास में हुई। बट द टर्म वाज आल्सो बीन यूज्ड फॉर जनरली टू रेफर टू एक शार्प सडन एंड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर काइंड एज वेल। यानी इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, टेलीकम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हुआ, ये लगातार इसकी वजह से चेंजेस सोसाइटी के अंदर आते गए। अब आता है हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर ये कहता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस रेफर्स टू ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। यानी मूल्य या हमारी जो मान्यताएं हैं उनमें परिवर्तन वो कौन ला सकता है? सामाजिक परिवर्तन के थ्रू ही उनको लाया जा सकता है। और टू इट्स इंस्टीट्यूशन और द रूल्स बाई विच दीज इंस्टीट्यूशंस आर रन। यानी इसके थ्रू जिस इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर जो गवर्न कर रहा है, किस रूल्स रेगुलेशन के ऊपर कर रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर स्ट्रक्चर, द इमरजेंस ऑफ पेपर मनी। अब स्ट्रक्चर चेंज के अंदर बताया, यानी पहले के टाइम के ऊपर जो भी आपका बिजनेस चलता था, इकोनॉमिक जो चलती थी, वो किसके ऊपर चलती थी बेटा? आपके क्या नाम है, गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म के अंदर आपका सारा बिजनेस हुआ होता था। तो वो गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म के अंदर जो बिजनेस होता था, यानी मनी का जो ट्रांजेक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो एक्सचेंज, वो किस बेसिस के ऊपर? गोल्ड और सिल्वर के बेसिस के ऊपर होती थी कि पेपर मनी एज करेंसी मार्ड। अब धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आता गया और वो चेंजेस किसकी फॉर्म में आया? पेपर मनी। और जो पेपर मनी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका, वो एक तरह से पूरे मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को इसलिए क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया। Until this change came about, most form of currency involved precious metal, जो मैंने अभी आपको कहा, यानी रुपीज मनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो भी आपका एक्सचेंज होता था, चीज करेंसी जिसके अंदर इन्वॉल्व होता था, मार्केट से आप सामान परचेज कर रहे हैं, किस फॉर्म के अंदर? गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में होता था। तो द वैल्यू ऑफ द कॉइन, अब यानी इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर के क्या दिए जाते थे? कॉइन दिए जाते थे। अब कॉइन यानी किसके बेस के ऊपर? जो गोल्ड की वैल्यू थी उतना ही गोल्ड उस कॉइन के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता था। द वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ द गोल्ड और सिल्वर इट कंटेंट। यानी अगर आप सोने की फॉर्म में कर रहे हैं तो गोल्ड को उसके अंदर 10 ग्राम गोल्ड है, 5 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड है, उसका कॉइन बना दिया। सिल्वर की फॉर्म में कर रहे हैं तो जो सिल्वर की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सिल्वर डाल दी और उस बेसिस के ऊपर ये सारा ट्रांजैक्शन चलता था। तो बाय कॉन्ट्रास्ट द वैल्यू ऑफ पेपर करेंसी नॉट हैज नो रिलेशनशिप टू द वैल्यू ऑफ द पेपर इट इज प्रिंटेड। अब इसके अंदर तो हम जो सामान ले रहे हैं 10 ग्राम गोल्ड है, उसका मतलब आपका ये आ गया
लेकिन अब जो पेपर करेंसी एग्जिस्टेंस के अंदर आई, उसके अंदर ये चीज नहीं है कि भाई आप उस जो नोट है उस नोट के अंदर उतना ही गोल्ड है या उतना ही सिल्वर है। इसकी जो वैल्यू है वो आज भी इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। तो करेंसी नोट हैज नो रिलेशन टू वैल्यू ऑफ द पेपर इट इज प्रिंटेड और द कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग, इससे उसका कोई लिंक नहीं है। यानी आज आप 100 रुपए है तो यानी 100 रुपए का जो नोट है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि भाई उसकी वैल्यू का 100 रुपए का गोल्ड या सिल्वर उसके अंदर इन्वॉल्व हो। द आइडिया बिहाइंड पेपर मनी वॉज डेट ए मीडियम और मीन्स फॉर फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इसके पीछे आइडिया यही था कि आपका जो बिजनेस है आप गुड्स और सर्विसेज को जो एक्सचेंज करें वो किस फॉर्म में करें, मनी की फॉर्म में करें, जिससे कि कई तरह की जो परेशानियां होती थी वो ऑटोमेटिकली उससे क्या हो गई, सोल्ड हो गई। आराम से उसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जा सकते हैं, स्टोर करना इजी है, और भी कई तरह की चीज़ें, सड़ने का, गलने का और दूसरे खतरे इससे कम हो गए। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डेवलप धीरे धीरे होते गई और पूरा इंटरनेशनल मार्केट ही आज मनी की फॉर्म में चलने लगा। तो एक तरह से रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ गया। तो दिस आइडिया वाज द फाउंडेशन ऑफ क्रेडिट मार्केट एंड हेल्प चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इस आइडिया से पूरा जो क्रेडिट मार्केट है, आपका बैंकिंग है, फाइनेंस है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही सब कुछ बदल गया। अब आता है आपका चेंजेस इन वैल्यूज एंड बिलीफ। तो चेंजेस इन द आइडियाज एंड बिलीफ अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड have brought about very important kinds of social changes। तो हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारी जो बिलीफ्स हैं, उसके बेस के ऊपर भी सोशल चेंजेस लाया जा सकता है। अब एक चिल्ड्रन है, चाइल्डहुड है, have brought out, उसके अंदर कई सारे बचपन से ही बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं। Children were often helping their family at work from the age of 5 or 6। अब जनरली जब पहले स्टार्टिंग के अंदर बच्चा उसको एक चाइल्डहुड की फॉर्म में रखा, थोड़ा सा डेवलप हुआ, 5-6 साल का हुआ, अपनी फैमिली के साथ में हाथ बटाने लगा काम के अंदर, तो ये भी एक सोशल चेंज आया। पहले द अर्ली फैक्ट्री सिस्टम डिपेंडेड ऑन द लेबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी फैक्ट्री सिस्टम आपका लेबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि एडल्ट पर्सन को अगर वो अपने यहाँ नौकरी पे रखते हैं तो उसको उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था, बच्चे को रख रहे थे उनको कम पे करना पड़ता था। तो इस बेसिस के ऊपर जो चाइल्ड लेबर एक तरह से ये क्या हो गई थी, डेवलप हो गई थी। तो इट वॉज ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी डेट आइडियाज अबाउट द चाइल्डहुड हैज ए स्पेशल स्टेज ऑफ लाइफ गेन इन्फ्लुएंस। तो 19 और 20 के अंदर इस आइडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो it then become unthinkable for small children to be at work and many countries passed laws banning child labor। अब इसके ऊपर बहुत सारे जो पर्सन से इस छोटे छोटे भाई उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि आप है जो क्या बोलते हैं चाइल्ड लेबर को अपने यहाँ पे नौकरी पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये उनके हिसाब से बिल्कुल गलत था। क्योंकि जो बच्चा है उसको सेल्फ डेवलप होने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ना वो एडुकेट हो पा रहा है। तो उसके लिए जरूरी कर दिया गया कि पहले वो अपने क्या करे, अपनी एजुकेशन को पूरी करे। तो एजुकेशन पूरी कब करेगा, जब वो चाइल्ड लेबर से फ्री होगा। तो उस चीज को बैन कर दिया गया। तो एट द सेम टाइम द इमर्ज आइडियाज अबाउट कंपल्सरी एजुकेशन जो मैंने बताया, एंड चिल्ड्रन वर सपोज टू बी इन स्कूल रेदर देन एट वर्क। यानी उसके लिए सबसे जरूरी क्या बताया कि बच्चा है पहले कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। एंड मैनी लॉज वर पास्ड फॉर दिस एज वेल। और इसको कंपल्सरी बनाने के लिए टाइम टू टाइम कई सारे लॉज वगैरह भी बनाए गए। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ क्लासिफाइंग सोशल चेंजेस बाई इट्स कॉजेज और सोर्सेज। अब मेन जो सबसे बड़ी चीज आई वो क्या आई, यानी सोशल चेंज को आप किस तरह से क्लासिफाई करें, कॉजेज के बेस के ऊपर, किस बेस के ऊपर हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है और उसके सोर्सेज क्या है। कई बार ये जो कॉजेज हैं ये प्री क्लासिफाइड यानी इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो देयर आर 5 ब्रॉड टाइप्स ऑफ सोर्सेज और कॉजेज। अब 5 तरह के बताएं।
सबसे पहला है एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल। तो सबसे पहला हमारा आता है एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंटल चेंज। अब ये कह रहा है यहां पर कि एनवायरमेंट यानी हमारे आसपास का वातावरण, वो उसके बेस के ऊपर द नेचर, इकोलॉजी एंड द फिजिकल एनवायरमेंट हैव ऑलवेज हैड ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सोसाइटी। यानी जिस वातावरण में आप रह रहे हैं उसका इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर आएगा। पास्ट के अंदर ह्यूमन बीइंग्स वर अनेबल टू कंट्रोल और ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ नेचर। जो नेचर के इम्पैक्ट आ रहे थे, जो इफेक्ट आ रहे थे, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज की डेट के अंदर हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे इसलिए एग्जांपल दिया कि आप एक डेजर्ट इलाके के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ पर एनवायरमेंट वर अनेबल टू प्रैक्टिस सेटल्ड एग्रीकल्चर, यानी वहाँ पर आप एक सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि आपको वाटर अवेलेबल नहीं है। तो डेट वाज पॉसिबल इन द प्ले, और जो कहाँ पॉसिबल है, प्लेन्स के अंदर सेटल्ड एग्रीकल्चर। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रिवर्स है, वाटर अवेलेबल है। सो द काइंड ऑफ फूड दे आर एट और द क्लॉथ्स दे वोर, द वे दे अर्न देयर लाइवलीहुड। तो आप जिस तरीके से का खाना आप खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके इनकम के ऊपर, लाइवलीहुड के ऊपर, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो द वे दे अर्न देयर एंड देयर पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन वर ऑल डिटरमाइंड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर एनवायरमेंट। और साथ में आपकी जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है कि भाई आप कितने ज़्यादा उससे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो द सेम वाज ट्रू और पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट। अब ये की यही चीज़, आप जहाँ कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपकी फूड हैबिट है, क्लॉथ हैबिट है, अदर चीज़ें हैं, पहनावा, खाना पीना, रहन सहन, वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब आता है हमारा टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी वो भी है जो नेचर को ऑल्टर कर रही है, इसकी भी रिलेशनशिप है। द एनवायरमेंट मे हैव शेप्ड सोसाइटी। तो सडन एंड कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड है, टाइडल वेव्स है, ये भी है जो क्या बोलते हैं सोसाइटी को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी बेस के ऊपर भी चेंजेस आते हैं। अब जस्ट लाइक जैसे किसने दिया डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, टेक्नोलॉजी थी। वेस्टर्न एशिया के अंदर, जिसको मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, वहाँ पर तेल के कुएं ढूंढ लिए। तो जैसे ही तेल के कुएं ढूंढे तो अरब लोगों की लाइफ ही उससे चेंज हो गई। कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड 19th सेंचुरी के अंदर ढूंढा गया तो उससे उनकी लाइफ उसके इफेक्टेड हुई। ऑयल रिजर्व्स इन द मिडिल ईस्ट हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड द सोसाइटी इन विच दे आर फाउंड। तो कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत है, यूएई है, वुड बी वेरी डिफरेंट टुडे विदाउट देयर ऑयल वेल। यानी आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले की बात करें तो इन जो कंट्रीज थे उनकी कंडीशन अलग थी, आज की कंडीशन अलग है। टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक चेंज हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेंस सोशल चेंज। अब एक टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का भी सोसाइटी के ऊपर मॉडर्न पीरियड के हिसाब से बहुत तेजी से चेंजेस आता गया। अब यहाँ पे क्या रहा है, स्टीम पावर। अब स्टीम पावर के बेस के ऊपर क्या हुआ, इमर्जिंग फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री टू यूज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी स्टीम को यूज में लेकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलने लगी और उस बेस के ऊपर सोसाइटी डेवलप होने लगी। और उसका जो इन्फ्लुएंस था आपके ए सोर्स ऑफ एनर्जी डेट वाज नॉट ओनली फार स्ट्रॉन्गर देन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स बट वाज आल्सो कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन विदाउट द नीड फॉर रेस्ट। यानी आप एनिमल्स वगैरह से या जो ह्यूमन पर्सन था उससे ज़्यादा ही पावरफुल निकला, क्योंकि इनको आपको रेस्ट देने की जरूरत है। मशीन के अंदर आप जो स्टीम पावर को यूज में ले रहे हैं वो आपको उसके लिए कोई रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूअस बिना रुके रेगुलर वर्क कर सकते हैं। In combination with market forces and imperial power, the new spinning and weaving machine destroyed the handloom industry of the Indian subcontinent, which was until then the
लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस इन द वर्ल्ड। अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही इसलिए बताया कि यानी पहले जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी, वो इंडियन सोसाइटी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? हमारी जो इकोनॉमी थी वो कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट थी। हैंडलूम, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्स पर्सन अपने अपने घरों के अंदर रह करके वर्क करते थे। लेकिन जैसे ही जो क्या बोलते हैं, ये जो इंपीरियल पावर आई, उसकी वजह से भी क्या हुआ, इस सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक कई सारे चेंजेस आए। तो जो स्पिनिंग और वीविंग मशीन थी, उन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, जो कि एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट था। until then the largest and most advanced in the world। और ये जो चीज़ थी, यानी हमारा जो प्रोडक्ट था पहले वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, डेवलप था, लेकिन जैसे ही ये चेंजेस आया वो इंडस्ट्रीज क्या हो गई, ख़त्म हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट को स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।